या जय हिंद। आज हिस्ट्री का परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उसका सवाल बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बताए वीडियो, जिससे कि यह यदि परीक्षा के समय में छात्र यदि जा रहा है सेंटर पर तो हेडफोन से लगा के अपना सुनते हुए जाएगा तो यह जो है बहुत ही उसको उपयोगी होगा, है ना। तो कोशिश करते हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें इनटेक करने का। जैसे पहला चैप्टर में है हिस्ट्री का कि यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। अब उसमें क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण है और भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, ये पूछता है यूरोप में भी और भारत में भी। तो कह रहा है क्या कि राष्ट्रवाद कह रहा है क्या कि एक विचार है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के प्रति यानी राष्ट्र प्रथम की जो भावना होती है यह होता है राष्ट्रवाद। तो कह रहा क्या कि जब देश गुलाम था, है ना, तो उस समय राष्ट्रवाद का एक सीधा अर्थ था कि घर से बाहर निकलना है, देश के लिए अंग्रेज से लड़ना है ना। लेकिन अभी अब देश गुलाम नहीं है तो राष्ट्रवाद का जो है क्षेत्र बहुत ही व्यापक है हो गया। अभी कह सकते हैं अभी तो अंग्रेज है नहीं जो हम उससे लड़ेंगे। तो राष्ट्रवाद का बोले कि वो हमारा वो प्रत्येक कार्य जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाए, हमारे समाज को आगे बढ़ाए, समाज में जो है एकता समरसता भाईचारा को बढ़ावा दे, वो कहलाएगा राष्ट्रवाद। कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है तो वो हो गया राष्ट्रवाद, है ना। कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए जो आगे बढ़ता है वो हो गया राष्ट्रवाद। जैसे कोई छात्र है तो उसके लिए राष्ट्रवाद हो गया कि ईमानदारी से पढ़े, है ना। कोई जो है काम करता है किसी क्षेत्र में वह ईमानदारी से अपना काम करे। कोई बैंक में है तो कर्मचारी तो ईमानदारी से वो काम करे। कोई ब्लॉक में जो है कर्मचारी है तो वह ईमानदारी से काम करे। जो प्रशासनिक विभाग में है वो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा का पालन करे। तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है ना। यदि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे तो हमारे काम से जो है देश समाज को लाभ मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो यही राष्ट्रवाद है। अभी तो हमें अंग्रेजों से लड़ना है नहीं, और ये नहीं जो सीमा पे जो है हमारे सैनिक है वही सिर्फ राष्ट्रवादी है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से देश का सेवा में लगा हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से सभी जो है किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्र की सेवा कर सकता है। उसमें क्या होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य निष्ठा, सिर्फ कर्तव्य निष्ठा को अपना के चल रहे हैं तो वही हो गया राष्ट्रवाद। तो फिर पीछे जाते करा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो बोले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो है सबसे पहला कारण था कि पूर्ण जागरण का काल, है ना। जब पूर्ण जागरण का काल शुरू हुआ तो लोगों के अंदर ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र क्या होने लगा, बढ़ने लगा, है ना। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र बढ़ने लगा। लोग जो है बातों को ज्यादा अच्छा से समझने लगा, है ना। न्याय अन्याय के बीच अंतर समझने लगा और इसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जो दबा कुचला गुलामी में था या किसी देश के उपनिवेश उस पर स्थापित था, वह जो है आवाज उठाने लगा। इसके साथ साथ दूसरा कारण बना यूरोप में राष्ट्रवाद का औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गया। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि तेजी से जो है व्यापार उद्योग धंधे का विकास हुआ, बड़ा बड़ा मशीन बनने लगा, यातायात की सुविधा विकसित हो गई है। यातायात की सुविधा विकसित हो गई, यातायात का सुविधा विकसित हो गया तो एक जगह का लोग दूसरे जगह आने जाने लगा, और जब एक जगह का लोग दूसरे जगह आने जाने लगेगा तो लोगों के बीच भावना का आदान प्रदान होगा ना, विचारों का आदान प्रदान होगा ना। जिन्होंने राष्ट्रवाद के जब विचारों का आदान प्रदान हुआ तो लोग जो है राष्ट्र के लिए सोचने लगा, है ना, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ इसी समय में यूरोप में जो है जो मुख्यतः बोले यूरोप में राष्ट्रवाद, तो नेपोलियन का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। नेपोलियन जो है इटली जर्मनी के लिए हीरो बन के जो है उभरा, और उन्होंने वो था तो ऐसे जो है क्या तानाशाही शासक, है ना, लेकिन वो अपने देश के लिए, है ना, अच्छा करता था। जो उसके मार्ग में आता था उसको वह जो है काट मार करता था, लेकिन युवाओं के लिए वह जो है प्रेरणा स्रोत बन गया जर्मनी और इटली में, समझा। इटली में जर्मनी और इटली में युवा जो है उसके विचारों से काफी प्रभावित हुआ, है ना। और उसी के समय में सबसे ज्यादा यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है भावना फैला, और क्या कहते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण का भी शुरुआत वहीं से हो गया, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत वहीं से हुआ, नेपोलियन के विचारों से, और इटली और जर्मनी जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था वहां से उसका जो है क्या हो गया,
शुरुआत हो गया एकीकरण के लिए। यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत। अब करा क्या कि इसी को पूछ देता है क्या कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण था कि आखिर कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि अंग्रेज का गुलामी इतना दिन से था, एकाएक हमारे देश में जो है लोग अंग्रेज के खिलाफ बोलने लगा। तो करा क्या कि इसके पीछे यदि राजनीतिक कारण में जाएंगे तो हुआ क्या कि 1857 का जब विद्रोह समाप्त हुआ तो उसमें जो है अंग्रेज को यह लग गया कि थोड़ा सा यह चिंगारी उठा था, लेकिन अब इसको दबाना जरूरी है। तो क्या किया, 1858 में भारत में जो है जो शासन चलता था उसको जो है और मजबूत कर दिया। यानी डायरेक्ट जो है इंग्लैंड के जो है महारानी उन्होंने भारत के पूरा का पूरा शासन को अपने हाथों में ले लिया, कंपनी से ले लिया अपने हाथों में, है ना। और यहाँ पे जो है शासन सत्ता को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। उसके बाद जो है बहुत सारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, तो क्या कहते हैं अखबार पर, पत्रिका पर, इस सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, है ना। इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। तरह तरह का कानून, इलवर्ट बिल पारित करवा दिया और इससे जनता को और दबाने लगा इसमें, है ना। उसका मकसद था कि जनता जरा भी आवाज नहीं उठाए, लेकिन जैसे जितना उसको दबाया गया उतना धीरे धीरे जनता के अंदर चिंगारी भड़कने लगा, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, और राष्ट्रवाद जो है यहाँ के भारत में जो है पनपने लगा। फिर दूसरा कारण था क्या कि सामाजिक कारण की इस समय तक जो है बोले भारतीय समाज में कई सारा जो है कुरीति था। हालांकि वह कुरीति था लेकिन वह धार्मिक परंपरा बन गया था। अब धर्म को जब ये छेड़ा जाता तो वह विशाल रूप ले लिया जाता, भले ही वह धर्म जो है कुरीति है ना, या समाज के लिए अच्छा है, वह एक दूसरा मैटर है। लेकिन जब कोई किसी का कोई धार्मिक परंपरा शुरू से चलता आ रहा है ना, तो उसमें दो विचार, कोई जो कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है खराब है। जैसे भारत में सती प्रथा था, यह तो बहुत भयंकर कुरीति था, है ना। भारत में जो है सती प्रथा था, इसके खिलाफ अंग्रेज भी बोलने लगा और बहुत सारा धर्म सुधारक, समाज सुधारक आवाज उठाने लगा, जिसमें अंग्रेजों ने साथ दिया है इसको हटाने के लिए, है ना। फिर विधवा विवाह जो है नहीं होता था, विधवा को अछूत समझा जाता था, विधवा को जो है अशुभ माना जाता था। विधवा विवाह का भी जो है प्रचलन समाज में होने लगा, है ना। बाल विवाह होता था, उस पर प्रतिबंध लग गया, है ना। नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होने लगा। तो ये सब जो है एक समाज, भारतीय समाज में जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, इस पर एकाएक जो है क्या होने लगा, भारत समाज सुधारक के साथ साथ कुछ अंग्रेज अधिकारी जो आता था समय समय पर, वो भी इसमें हस्तक्षेप करने लगा। तो लोगों को लगा कि अंग्रेज अब जो है हमारे जो है काम में हस्तक्षेप कर रहा है, तो जो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, उसके अंदर जो है अंग्रेज के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा, है ना। फिर करा क्या कि अगला कारण आर्थिक कारण क्या था, तो अंग्रेज जो है क्या भारत पर पकड़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में खासकर किसानों और मजदूरों पर जो है तरह तरह का जो है कर लगा दिया था। किसानों के लिए जो तो हर जो है अलग अलग जो है कई जो है टैक्स का जो है प्रावधान कर दिया था। जैसे वह क्या कि जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था उसको तरह तरह से क्या कर देता, 6 महीना साल भर रहता था, 2 साल रहता था, फिर दूसरा अधिनियम ला देता था, ताकि किसानों का ज्यादा से ज्यादा क्या होता शोषण हो सके। जैसे अस्थाई बंदोबस्त लाया, है ना, महारवाड़ी प्रथा लाया, है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं और सारा जो है बहुत सारा कानून संबंधित व्यवस्था लाया। इससे किसानों का शोषण होने लगा और मजदूरों का भी शोषण होने लगा, मजदूरों का भी शोषण हो रहा था तेजी से, जिससे किसान मजदूर में आक्रोश था। जनता में तो आक्रोश था ही, जनता को तरह तरह से दबा रहा था, इसलिए जनता जो है देश के प्रति जो है वह खुल के आवाज उठाने लगा। इसके साथ साथ करा क्या कि जब 19वीं शताब्दी 1915-16 का युग आया तो क्या हुआ, भारत में गांधी युग का शुरुआत हुआ। इन्होंने भारत के राष्ट्रवाद को गति देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। कौन? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए 1915 में, और उसके बाद भारत में एक आंदोलन का सिलसिला चलने लगा। जैसे आते ही 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हो गया, फिर 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर जो इस तरह से जो है बड़ा बड़ा आंदोलन होते था, यह बीच बीच में आंदोलन होते गया गांधी जी के द्वारा। उसमें पूरा देश शामिल होने लगा, है ना, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ, है ना। और फिर करा क्या कि राष्ट्रवाद के उदय में प्रथम विश्व युद्ध का भी महत्वपूर्ण योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, है ना। उसमें भारत भी शामिल हो गया था, भारत को जबरदस्ती शामिल कर दिया गया, है ना। और भारत से आह्वान किया अंग्रेजों ने कि आप इसमें हम लोग को साथ दीजिए, जीतने के बाद हम स्वराज दे देंगे, जीतने के बाद स्वराज दे देंगे।
तो बहुत सारे जो है लोग उसमें समर्थन कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जीता तो नहीं। जीतने के बाद उल्टे क्या हुआ, 1914 से 18 में खत्म हुआ। 1919 में क्या किया, रोलेटेड प्लान दिया, बोला था कि हम स्वराज दे देंगे अंग्रेज, लेकिन काम क्या किया, उल्टा किया, है ना। जो आवाज उठाने लगा कि अब जो है युद्ध खत्म हो गया, हमको जो है आजादी दीजिए, स्वराज दीजिए, तो रोलेट टेक ला दिया, ना अपील ना वकील ना दलील, है ना। और उसके रोलेट टेक के आधार पर बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो लोगों के अंदर और आक्रोश भर गया। दूसरा, युद्ध में शामिल हो गया था, तो देश में क्या हो गया, देश में चारों तरफ उस युद्ध के कारण जो है, एक तो भारत में जो है पहले से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी था, युद्ध के कारण और भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया, और ब्रिटेन का भी अर्थव्यवस्था युद्ध में जो है चौपट हो गया था। अब ब्रिटेन को जो है ये एक साथ भारत को भी संभालना और ब्रिटेन को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। इसका फायदा जो है यहाँ के राष्ट्रवादियों ने उठाया, यहाँ के क्रांतिकारियों ने उठाया, और उन्होंने यह जो है विश्लेषण किया कि अभी सही समय है भारत की आजादी के लिए जो है आवाज उठाने का, क्योंकि अभी ब्रिटेन का सबसे कमजोर स्थिति चल रहा है ना। युद्ध के कारण वह जर्जर हो गया उसका अर्थव्यवस्था, है ना। और इसके कारण भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और अंततः जो है 1947 में भारत में आजादी मिल गई। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, समझ गया। यूरोप में, और फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उसका भी असर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जब रूसी क्रांति हुआ, है ना, इन सब का असर भारत पर पड़ा, है ना, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कहा कि जर्मनी तथा इटली के एकीकरण की बाधा क्या थी। कहा क्या कि जर्मनी, पहले इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, कहा कि इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जो 1815 से 1848 तक जो है वहां का चांसलर रहा। और यह जो है नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। क्यों? क्योंकि वह इन दोनों देशों के बहुत सारे भूभाग पर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ था, और जो इससे नहीं संभलता था उसको जो है वह कुछ भाग फ्रांस को दे दिया कि तुम इस पर अपना अधिकार में कब्जा करते रहो, कुछ जो है रोम को दे दिया, उसके पोप गणराज को दे दिया, कि ऐसे ऐसे काट दिया, है ना, ताकि जो है यह कटा रहेगा, और हमको जितना जो है संभल रहा, जो नहीं संभला वो दूसरे को दे दिया, है ना। तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जो है यूरोप और इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, है ना। और उसका साथ में जो है फ्रांस उसके साथ में था, है ना, रोम उसके साथ में था। तो ये सबसे बड़ा बाधा था। दूसरा सबसे बड़ा बाधा था इटली और जर्मनी के एकीकरण में कि वहां राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत ही जो है मंद थी। लोग के अंदर जो है राष्ट्रवाद के देश के लिए जो है भावना नहीं था कि देश को आजाद कराना। तो सबसे पहले तो जरूरी था क्या कि उसमें लोगों में देश की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जगाए, है ना। कि नेपोलियन जो है आया, लेकिन वो नेपोलियन युग जो है 1814-15 आते आते नेपोलियन का जो है पतन हो गया, है ना, समझा। और उसके बाद जो है मेटरनिक जो है पूरा मजबूती से के साथ उठ गया। यही यूरोप, इटली और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। इसी में पूछा जाता है कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक कौन था। बोलेंगे मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह 1815 से 1848 ईस्वी तक, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा। इसके काल को कहा जाता है मेटरनिक का। यह एक अत्याचारी शासक था, है ना, साम्राज्यवादी शासक था, है ना। जबरदस्ती जो है इटली और जर्मनी के बहुत सारे भाग पर क्या करके रखा था, अपना अधिकार करके रखा था, और नहीं चाहता था कि यहाँ जो इटली और जर्मनी के कटा हुआ एक जो भाग है वह एक हो जाए और इसका एकीकरण हो जाए, है ना। तो यह इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग की बाधा बताए और मेटरनिक युग के बारे में बताया। समझ में आया मेटरनिक युग, है ना। करा क्या कि लो और रक्त की नीति क्या थी, बताया कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में, कि जर्मनी 300 भागों में बटा हुआ था। जर्मनी 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। सबसे बड़ा इसका एकीकरण का मार्ग का तो यही बाधा था कि 300 भाग को एक करना। उसके लिए कोई ना कोई जो है ऐसा जो है आदमी होना चाहिए, है ना, वैसा नेता होना चाहिए। दूसरा, वह एक कोई नेता कितने बड़ा हो, वह एक तभी हो सकता था जब वहां के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जाता। 300 भाग में बटा हुआ था। अब सब में जो है कई सारा विविधता था, और जो है राष्ट्रवाद की भावना ठप पड़ा हुआ था, है ना। तो 300 बड़े छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, बिस्मार्क। उन्होंने जो है
देखा था कि यदि इसको हमको एक करना है तो इसमें जो है हमें अपना सेना बनाना पड़ेगा, है ना, अपना सेना सैनिक पावर रहेगा तभी हम ऑस्ट्रिया को रोक सकते हैं, है ना। तो उन्होंने इसके लिए लो और रक्त की नीति अपनाया, लो और रक्त की नीति, कि जहां पे हथियार उठाना है वहां हथियार भी उठाएंगे, है ना, जहां हमें अपने देश के लिए हथियार उठाना है वहां हथियार भी उठाएंगे, तभी जो हम इसका एकीकरण कर पाएंगे, है ना। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक नीति अपनाया जिसको कहा जाता है लो और रक्त की नीति, समझ गया। जर्मनी के एकीकरण का यह नीति था लो और रक्त की नीति, और इस नीति के तहत उन्होंने जर्मनी और इटली का एकीकरण भी किया, है ना। जर्मनी और इटली के एकीकरण में यह नीति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, समझा। लो और रक्त की नीति क्या होता है? किसने लाया था? बिस्मार्क लाया था, है ना, लो और रक्त की नीति। करा 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? बोले कि 1830 और 1848 दो बार फ्रांस में क्रांति हुआ। करा 1830 में जो क्रांति हुआ था वहां का राजा था चार्ल्स दसवां वहां का राजा था, जो एक अयोग्य राजा था, अत्याचारी राजा था। जनता जो है बेहाल है और वो अपना जो है क्या कहते हैं सरकारी खजाना को अपना ऐशो आराम में उड़ाता था। जो देश में जो है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, है ना, चरम पे था, राजा को कोई अंतर नहीं करता था। और उसी समय उन्होंने क्या किया, जनता के आवाज को दबाने के लिए, है ना, उन्होंने पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? पोलिंगनेक। एक तो राजा जो है चौपट, है ना, उससे उसके बाद वो जो जिसको बनाया हुआ उससे भी गया गुजरा था, है ना, वो उससे भी गया गुजरा, और भी जो है पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। इससे जनता और भड़क गया पूरा, है ना। ये तो राजा जो है गया गुजरा, उसके बाद जो जिसको चुना प्रतिनिधि वो भी ऐसा ही है ना। इससे जनता के अंदर जो है आक्रोश बढ़ गया। पोलिंगनेक तरह तरह से जनता को और सताने लगा, तरह तरह का कर लगा दिया, है ना। जो समानता समता का जो है कानून बना था उसको वापस ले लिया, समझा। तो इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, समझा। और जनता ने जो है जब आंदोलन का रास्ता अपनाया तो चार्ल्स दसवां जो है 1830 ईस्वी में गद्दी छोड़ के क्या किया? भाग गया, है ना, गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। इसे ही कहा गया 1830 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति, समझा। कारण समझा 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। फिर करा क्या 1848 में फिर फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो फिर उसके बाद जो है राजा जो दूसरा बना तो वो हो गया 1830 में। राजा कौन था? तो लुई फिलिप यही था ना, लुई फिलिप। वो भी उसी तरह से जो है एक जो है अत्याचारी राजा था, है ना, उदारवादी राजा नहीं था। और उन्होंने जो है गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? गीजो को, है ना। चार्ल्स दसवां बनाया किसको? तो पोलिंगनेक को। और लुई फिलिप बना दिया 1848 का क्रांति में। किसके कारण? तो लुई फिलिप के कारण। तो वो गीजो को, गीजो भी उसी तरह से जो है अत्याचारी था। उसके शासनकाल में और ज्यादा जो है क्या हुआ, फ्रांस में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गया, चारों तरफ तनाशाही बढ़ गया, जनता त्रस्त है। जनता राज का खजाना को जो है वो राजा जो है अपने ऐशो आराम में उड़ाने लगा, जिससे जनता के अंदर जो है आक्रोश बढ़ने लगा। और गीजो को जो प्रधानमंत्री बना दिया तो वो और जो है गया गुजरा था, है ना। जिससे 1848 का फिर क्रांति हुआ, है ना, जिसको फ्रांस का 1848 का क्रांति कहा गया। समझ में आया? 1830 और 1848 का क्रांति समझ में आया? है छोटा छोटा है, यह पूछता है। स्पीड में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अब यदि डिटेल में बताएंगे तो एक में जो है 1 घंटा लग जाएगा ना। राष्ट्रवाद जैसे बताया 10 मिनट में बताया, राष्ट्रवाद को जो है उसमें बहुत सारा डिटेल, इसलिए चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है कवर करे, समझ गया। करा क्या कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या करा कि मेजिनी को, जैसे बोले कि जर्मनी को इटली का जर्मनी के एकीकरण का पितामह या पिता बिस्मार्क को कहा जाता है, उसी तरह से इटली के एकीकरण में मेजिनी का महत्वपूर्ण योगदान है ना, है ना। मेजिनी, इटली के एकीकरण में मेजिनी का, इसके बाद काउंट काबूर, गेरिबाल्टी, विक्टर एमेनुअल, है ना, ये इन सभी का जो है इटली के एकीकरण में योगदान है ना। मेजिनी जो है इटली के एकीकरण के लिए जो है कार्बोनरी नामक संगठन बनाया, है ना, और यंग इटली नामक संगठन बनाया। 2 संगठन बनाया, है ना। इटली के एकीकरण के लिए मेजिनी को 2 बार जो है इटली से भागना पड़ा, है ना, 2 बार वहां से उसको इटली से भागना पड़ा जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के कारण, मेटरनिक के कारण, है ना। लेकिन वह फिर भी जो है हार नहीं माना, और इटली के एकीकरण के लिए काम करता रहा, है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने कार्बोनरी तथा क्या कहते हैं यंग इटली नामक संस्था बनाया और अपना एक सेना का गठन किया मेजिनी ने भी,
मेजनी ने भी सेना का गठन किया इटली के एकीकरण के लिए। और जब 1848 में जो है मेटरनिक का युग का अंत हो गया, मेटरनिक का अंत हो गया, तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया और तेज हो गई, है ना। इसी समय जो है क्या कहते हैं काउंट काबूर का प्रादुर्भाव हुआ, है ना, जिसमें विक्टर इमैनुअल को जो है इटली का जो है क्या कहते हैं प्रतिनिधि से नियुक्त कर दिया। विक्टर इमैनुअल जो है एक उदारवादी प्रतिनिधि बना हुआ जो है इटली के एकीकरण के लिए काम करने लगा, है ना। और उसका साथ जो है फिर गेरीबाल्टी दिया, है ना। गेरीबाल्टी भी जो है एक जो है क्या कहते हैं सैनिक भी था और नाविक भी था, है ना। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए जो है कई छोटा छोटा युद्ध लड़ा, समझा। कई छोटे छोटे इटली का जो छोटा छोटा भाग जो है जो फ्रांस के अधीन में था, रोम के अधीन में था, और जो है बहुत सारे छोटे छोटे देश छोटे छोटे भाग को कब्जा करके रखा था, उससे उसको मुक्त कर लिया, है ना। तो गेरीबाल्टी, तो इस तरह से जो है इटली के बोले कि मेजिनी, काउंट काबूर, गेरीबाल्टी और विक्टर इमैनुअल के संयुक्त प्रयास से अंततः 1871 में इटली का क्या हुआ एकीकरण हुआ, है ना। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। इसमें ये चारों नायक था, है ना, इटली के एकीकरण में ये चारों जो है उसका विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर, मेजिनी और गेरीबाल्टी, ये चारों महानायक के कारण अंततः जो है इटली का एकीकरण जो है हुआ, समझा। ये इटली के एकीकरण का जो है कहानी है। करा क्या कि 1917 के रूसी क्रांति के क्या कारण थे। 1917 के रूसी क्रांति के कारण करा कि 1917 में रूस में क्रांति हुआ, है ना। अब इस क्रांति को कई नामों से जाना जाता है, रूस की क्रांति को कई नामों से जाना जाता है। तो इसको जो है बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है 1917 की क्रांति को। क्यों? क्योंकि अलग अलग कैलेंडर के अनुसार अलग अलग जो है तिथि चलता था, समझा। तो अलग अलग कैलेंडर के अनुसार अलग अलग तिथि का चलता था, इसी के लिए जो है 1917 की क्रांति को कई नामों से जाना जाता है। अब करा कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण करा कि 1917 में रूस में जार निकोलस द्वितीय राजा था। कौन राजा था? जार निकोलस द्वितीय, समझ गया। रूस में 1917 जार निकोलस द्वितीय राजा था, जो अयोग्य राजा था। जो क्या था? अयोग्य राजा था। जनता जो है त्रस्त है, राजा जो है नाच गान में लगा हुआ है ना। जनता राज खजाना खाली हो रहा है और जनता जो है नाच गान कर रहा है, राजा नाच गान कर रहा है, अयासी में डूबा हुआ है ना। जनता भूख से मर रहा है, राजा जो है ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, समझा, है नाच गान में जो है लगा हुआ था। जनता को खाने का पैसा नहीं है, तब अनाज नहीं है, और राजा जो है ऐसो आराम कर रहा है, राज खजाना जो है लुटा रहा है, जिससे जनता के अंदर जो है आक्रोश बढ़ गया जार निकोलस के लिए, समझा। लेकिन जनता जो है दबा आवाज से जो है उसका विरोध करने लगा, है ना। फिर कहा गया कि रूस जो है कई बहुत बड़ा देश है और बहुत ज्यादा विविधता था, लेकिन और सब जगह का सबका अपना अलग अलग भाषा था, अलग अलग रीति रिवाज था, है ना, अलग अलग जो है रहन सहन था। लेकिन वहां जार निकोलस क्या किया? रूसीकरण की नीति अपना दिया। बोला कि नहीं, सब एक ही भाषा और एक ही जो है रहन सहन अपनाएगा। अब उतना विविधता था, उसमें बोला कि नहीं, एक ही तरह का एक ही रूसीय भाषा बोलेगा, रूसीय रहन सहन रहे। इससे जो है अलग अलग समुदाय में जो है विरोध बढ़ने लगा। नहीं बढ़ जाएगा? सबका अलग अलग भाषा है, लेकिन जार निकोलस बोल दिया क्या कि सब जो है सिर्फ रूसी भाषा, रूसी रहन सहन के अनुसार रहेगा, जिसको रूस में रहना है। जिससे जनता के अंदर क्या हो गया? जनता के अंदर विरोध बढ़ने लगा। फिर करा क्या कि कृषक का स्थिति बहुत ही दयनीय था। एक तो कृषक जो है पहले से गरीब था, उस पर और ज्यादा जो है टैक्स लाद दिया, है ना, कृषकों पर, जिससे कृषक का स्थिति दयनीय था। इससे जो है किसान मजदूर भी राजा के खिलाफ क्या करने लगा? आवाज उठाने लगा। फिर कह रहा क्या कि रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति का कारण और अगला कारण क्या बना? तो आर्थिक कारण। रूस में जो भी उद्योग धंधा था, है ना, वह रूस भी जो है उद्योग धंधा जो भी था, प्रथम विश्व के युद्ध के कारण उसको भी जो है जो सारा उद्योग धंधा क्या हो गया? चौपट हो गया, है ना। देश में ऐसे भी पहले से जो है गरीबी भूखमरी था, और गरीबी भूखमरी आ गया, उद्योग धंधा बंद हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना। जिससे क्या हो गया? जनता में जो है आक्रोश बढ़ गया, जनता को खाना नहीं मिल रहा है ना। देश जो है युद्ध में लगा हुआ था, समझा। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो है कारण, प्रथम विश्व युद्ध जो है उसमें जो है एक निर्णायक भूमिका निभाया रूसी क्रांति में, क्योंकि उसका स्थिति जो है इस युद्ध के कारण क्या हो गया था? और खराब हो गया था, है ना। करा था कि फिर करा था कि 1917 की रूसी क्रांति का जो है अन्य कारण था कि उपनिवेशवाद की स्थापना, है ना, उपनिवेशवाद या औद्योगिकरण का।
चलिए औद्योगिकरण की औद्योगिकरण बोले क्या कि उस समय जितना भी क्रांति हुआ था उसमें औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ना रे। भारत की क्रांति में भी औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण भूमिका था। औद्योगिकरण के कारण क्या हो गया कि तेजी से जो है उद्योग धंधे का विस्तार होगा। तो उद्योग धंधा का विस्तार हुआ तो मतलब क्या हुआ, आदमी भी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगेगा ना, है। उद्योग धंधा बढ़ेगा कब, जब अच्छा सड़क बन जाएगा, है ना, परिवहन का व्यवस्था सुधर जाएगा। और जब परिवहन का व्यवस्था सुधरेगा तो जो है उद्योग के लिए जब सामान जाएगा तो आदमी जो ना एक जगह दूसरे जगह जाएगा। तो जब एक जगह से दूसरे जगह आदमी आने जाने लगा तो क्या हुआ, विचार का आदान प्रदान होने लगा।